हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यम शर्मा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, नया चैप्टर था तो मैंने अपनी एंट्री नहीं कर दी। आज मैं आपके सामने से नहीं आया, आज मैं आपके साइड से आया हूं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी समझ गए होंगे। हम अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है क्या? फिजिकल वर्ल्ड। क्या है भाई? फिजिकल वर्ल्ड। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, आप लोगों ने मुझे बोला कि सर लॉज ऑफ मोशन। कई लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मुझे मतलब क्या क्या तो बोल दिया। सर 20 से क्यों पढ़ा रहा हो? सर 20 से क्यों पढ़ा रहा हो? सर 20 से क्यों 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 क्या करूं, है ना? लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है कि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्यों स्टार्ट किया, तो आपसे मैंने पूछा तो मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं। मैंने आपसे पूछा तो आप ही ने मुझसे बोला कि सर आप शुरू से स्टार्ट करो फिजिक्स को। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी सजेशंस मुझे आए कि सर आप चैप्टर 2 से स्टार्ट करो, चैप्टर 2 से स्टार्ट करो, चैप्टर 2 से स्टार्ट करो। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को एकदम शुरुआत से, जो कि है पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर ना लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मैं भी बोलूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ऐसे कोई खास ऐसे उठ के क्वेश्चन नहीं आते ही नहीं है, मैं तो बोलूंगा। लेकिन हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको फिजिक्स जानना है यार। हम फिजिक्स को दिल दे चुके हैं, हम फिजिक्स को एकदम अपना ब्रो बनाकर पढ़ रहे हैं। क्या बनाकर पढ़ रहे हैं? ब्रो। क्या बनाकर पढ़ रहे हैं? अपना एकदम ब्रो बनाकर पढ़ रहे हैं कि भाई अगर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो एकदम प्यार से पढ़ेंगे, एकदम शिद्दत से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? शिद्दत से। अभी आपने बोला सर प्यार से पढ़ेंगे, अब आप बोल रहे हो अरे शिद्दत से पढ़ेंगे। अरे प्यार शिद्दत एक ही बात है यार। ठीक, फिजिक्स को हम क्या बना लेंगे भाई? अपना ब्रो बना लेंगे। तो इस फिजिक्स को ब्रो बनाने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि इस साल या 11th में या 12th में हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो, फिजिकल वर्ल्ड जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमको यह समझ में आएगा कि हमको आने वाले 2 सालों में, यानी कि 11th में 12th में फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। हमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा सिलेबस का। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि भाई फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, टेक्नोलॉजी का फिजिक्स से क्या रिलेशन है। दोनों एक वाइस वर्सा है भाई। फिजिक्स डिपेंडेंट अगर टेक्नोलॉजी पर है तो टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स पर डिपेंडेंट है ना? दोनों बात हम करेंगे। कैसे करेंगे आगे जाकर हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, है ना? आपको पता चलेगा कि भाई स्कोप काफी है इस पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट का। फिजिक्स होती क्या है, एनसीईआरटी में फिजिक्स को बताया क्या गया है, इतना प्यारे तरीके से एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है फिजिक्स की। मैं आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना? चलिए, तो आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा बेसिक होगी और आपकी लाइफ से रिलेटेड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, यानी कि हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए पहले अगर हम ये जान लें तो पहले दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिजिक्स। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिक्स। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या बताया है, पहले मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं। देखो एनसीईआरटी आपसे क्या, और एनसीईआरटी ऐसी बात बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। एनसीईआरटी आपसे बोलती है कि the precise definition of physics is not possible। बताओ, अब एनसीईआरटी ने यह बात आपको बोल दी है कि फिजिक्स की प्रिसाइज डेफिनेशन दे देना एकदम हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स इतनी सारी चीजों को कवर करेगा अपने अंदर, जिसको आप एक छोटी सी डेफिनेशन में कभी भी कंसाइज करके नहीं बता सकते। मैं ये भी बोल सकता हूं कि फिजिक्स टेल्स अस अबाउट, फिजिक्स हमको क्या बताता है, तो फिजिक्स टेल्स अस अबाउट हाउ matter and energy behave with space and time, ठीक, एक डेफिनेशन ये बोली जा सकती है विद स्पेस एंड टाइम।
या ये बोला जा सकता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, पहली चीज तो मैंने आपको एनसीईआरटी की तरफ से क्लियर कर दी कि भाई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बहुत कुछ है, फिजिक्स बहुत कुछ है। ग्रीक्स के हिसाब से ग्रीक्स ने आपको बोला है कि फिजिक्स इज नेचर। ग्रीक्स क्या बोलते हैं आपसे, ग्रीक्स आपसे बोलते हैं भाई हम आपको 100 बात की अगर एक बात बोले तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स नेचर है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स नेचर है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, प्यार क्या है, प्यार क्या है, प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं दे पाता इंसान, तो आया है भाई पिक्चर में प्यार क्या है, तो प्यार दोस्ती है। प्यार क्या है, दोस्ती है, और प्यार एक धोखा भी है ना। अपनी अपनी देखो, अपने अपने कर्म है, अपने अपने कर्म के नतीजे हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं? चलिए, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अभी आपके लिए प्यार दोस्ती होगी, धीरे धीरे जाके आगे प्यार धोखे में बदल जाएगा, वो एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, वो भी लेकिन फिजिक्स है, वो भी क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, चलिए, तो ग्रीक्स ने बात हमको बताई कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स नेचर है, और हम इंडियन होने के हिसाब से क्या बताते हैं, फिजिक्स क्या है, प्यार क्या है, धोखा है, हम ये बताते हैं। और फिजिक्स क्या है, नेचर है, ये कौन बताता है, ग्रीक्स बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात भी आपने बता दी कि भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है ना वो हमारे मैटर और एनर्जी कैसे बिहेव करते हैं स्पेस और टाइम के साथ, वो बताता है। अच्छा, क्या होता है सर? देखो, सबसे अच्छी बात अगर मुझे कोई लगती है फिजिक्स के बारे में तो वो ये डेफिनेशन लगती है, फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ। फिजिक्स वो सब कुछ है जो लाइफ में आपके दिमाग में वाई बनकर आता है, और वाई का सोल्यूशन हाउ बनकर आता है। नई बात समझ में? फिजिक्स में आपको वो सारी चीजों के जवाब मिलते हैं जिसको आप वाई से सोचते हो और हाउ से सोचते हो। अगर हुआ तो क्यों हुआ, और अगर हुआ तो कैसे हुआ, इन सब का जवाब आपको एक सब्जेक्ट देता है, और वो क्या है, वो बहुत, उसको सब्जेक्ट भी नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए डिसिप्लिन। वो बहुत 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 वास्ट है, बहुत बड़ा है, और इसलिए हम डिस्कस कर पाते हैं अपने लाइफ से जुड़े हर फिनोमिना को, किससे रिलेट करके, फिजिक्स से रिलेट करके। क्लियर है? जैसे कि यार एक बात बताइए, फिजिक्स जो है, मेरी बात सुनिएगा फिर आप बात बताइएगा। फिजिक्स इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिजिक्स इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं सर। कैसे? देखो, अगर मैं आपको बोलूं मैंने एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी थी और 60 डिग्री के एंगल पर फेंकी थी, तो आप बताइए कि कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट उसका रहा होगा, कितनी रेंज उसकी रही होगी, कितनी हाइट रही होगी, मैक्सिमम कितनी रेंज गई होगी। ये सारी की सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं? तो अगर मैं आपको बताऊं आज से 10 दिन पहले मैंने एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पे फेंकी थी, तो मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप पास्ट में जा तो नहीं सकते, लेकिन आप उस पास्ट के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, किसकी मदद से, फिजिक्स की मदद से। अगर मैं आपसे कल के दिन बोलूं कि यार मैं ना परसों क्या करने वाला हूं, मैं परसों जाके ना इसको विनोद को ना धक्का दे दूंगा जाके ऊपर दूसरे माले से, मतलब मजाक की बात है, सीरियसली मत ले लेना, कि मैं क्या करूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विनोद पे, परसों जाके ना विनोद को ना सेकंड माले से धक्का दे दूंगा। तो मैंने पूछा अच्छा, तो ये बता तू मुझे कि कितने मीटर पर सेकंड से वो नीचे आएगा, नीचे गिरेगा। तो ये किसका सवाल हो गया, फिजिक्स का सवाल हो गया। अब विनोद कितने मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा ये जानने के लिए आप थोड़ी ना विनोद को सही में फेंक दोगे सेकंड माले से। आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में अगर मैं विनोद को धक्का देता हूं तो कितने मीटर पर सेकंड से विनोद नीचे आएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे और उससे पता कर लोगे बिना विनोद को फेंके कि विनोद कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। तो आप फ्यूचर भी बता पा रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपने पास्ट भी बता दिया पास्ट में क्या हो सकता है, और प्रेजेंट तो आप बता ही पाओगे। तो फिजिक्स क्या है भाई, फिजिक्स पास्ट भी है, फिजिक्स फ्यूचर भी है, फिजिक्स प्रेजेंट भी है। इन ऑल एंड ऑल फिजिक्स नेचर है। नेचर में होने वाली हर चीज एक लॉ को फॉलो करती है, लॉ, और उस लॉ को उठाकर एक डिसिप्लिन बना दिया गया है। एक लॉ को नहीं, बहुत सारे लॉस को फॉलो करती है ना। कोई भी प्रोसेस है, जैसे गर्म पानी है, अगर गर्म पानी मैं किसी ठंडे रूम में लेकर आ जाऊं और थोड़ी देर के लिए उस पानी को रूम में छोड़ दूं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद सर पानी अपने आप ठंडा होने लग जाएगा। अच्छा, और अगर मैं ठंडी कोल्ड ड्रिंक को लेकर आ जाऊं रूम में, ठंडी कोल्ड ड्रिंक को रूम में लेकर आ जाऊं तो क्या होगा,
सर वो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज रूम में आके गर्म हो रही है, एक चीज रूम में आके ठंडी हो रही है, ये सारे के सारे फिनोमिना नेचर के ही तो हैं, नेचर के अंदर ही तो हो रहे हैं। हाँ सर, नेचर के अंदर ही हो रहे हैं। तो इन नेचर में होने वाले इन सारी प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए और उन लॉज को उठाकर एक ग्रंथ बना दिया गया, एक डिसिप्लिन बना दिया गया, एक सब्जेक्ट बना दिया गया, जिसको बोला गया क्या? फिजिक्स। फिजिक्स इतना सब कुछ है कि सही में उसको एकदम डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, 2 शब्दों में या 2 लाइंस में या एक पैराग्राफ में या 4 पैराग्राफ में। किसी भी तरीके से आप फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। सर हम तो कर सकते हैं। फिजिक्स करंट होती है सर, फिजिक्स स्प्रिंग होती है सर, फिजिक्स पुली होती है सर, फिजिक्स बॉल होती है सर, फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन होता है सर, फिजिक्स कार मूविंग इन अ प्लेन होती है सर। हाँ, ये सब होती है, लेकिन ये सब चीजें हमारी लाइफ से जुड़ी हैं कि नहीं? क्या ये सारी चीजें नेचर में हमको देखने को मिलती हैं या नहीं? बिल्कुल देखने को मिलती हैं। तो क्या मैं अगर इतना सब घुमाने से बेटर है, सर फिजिक्स करंट भी है, अभी तो हमने करंट की बात नहीं की, सर फिजिक्स तो मैग्नेटिज्म भी है, सर फिजिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, सर क्या क्या तो फिजिक्स है। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये सारी चीजें आपको क्या नेचर के अंदर देखने नहीं मिल रही हैं क्या? तो आप बोलोगे अरे सर नेचर के अंदर ही देखने मिल रही हैं। तो अगर ग्रीक्स ने ये बोल दिया कि फिजिक्स नेचर है, तो उनने इतनी बातों को कंसाइज करके आपको छोटी सी बात बता दी कि फिजिक्स सब कुछ है। फिजिक्स सब कुछ है। यूनिवर्स में चीजें कैसे हो रही हैं, किस लॉ को फॉलो करते हुए हो रही हैं, किस तरीके से होंगी, ये सब कुछ आपको कौन बताता है? सिर्फ एक सब्जेक्ट बताता है, और वो क्या है? फिजिक्स है। बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट हमारे सामने आए, इतने बड़े बड़े आए, जैसे हमारे आइजैक न्यूटन साहब हैं, गैलीलियो साहब है, और भी बहुत सारे, वॉल्टर लुइन साहब है। आप वॉल्टर लुइन के साहब के कभी लेक्चर्स देखिए, कभी वीडियोस देखिए, क्या आदमी है वो, क्या आदमी है, लिविंग लेजेंड है। मतलब इतने बड़े बड़े लोग जिनने फिजिक्स को अपने जीवन बना दिया, और आप देखिए फिजिक्स ने भी उनका जीवन बना दिया। कितनी बड़ी बात है। उनने फिजिक्स को अपना जीवन बना दिया, फिजिक्स ने उनका जीवन बना दिया। तो हम भी अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे, मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है, आपने मेरा पढ़ाया हुआ तरीका देखा है, लेकिन मैं अब आपसे चाहता हूं कि आप मुझसे दिल से जुड़े और पहले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करें। आपको मजा आ जाएगा, आपको एकदम फील आ जाएगा, ऊ मा गु टुरु लब हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? ओ मा गु टुरु लब हो जाएगा। किससे? फिजिक्स से। आप एक बार पढ़ कर देखिए, दिल से, दिल लगा कर देखो, मजा आ जाएगा। तो बस हम वही करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने इसलिए उठाया है ताकि हम एक फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, ताकि आगे जाकर जब हमको न्यूमेरिकल दिखे तो हम उससे डरे नहीं, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है? और मैं आपको क्या बताऊं फिजिक्स के बारे में? फिजिक्स तो यार बहुत कुछ है। फिजिक्स इतना कुछ है कि शायद उसको ऐसे एक्सप्लेन करना बड़ा टफ है ना। मैंने कुछ फिजिक्स के लिए लिखा है, मैं अपने तरीके से, क्योंकि मैं एक पोएटिक गुरुजी हूं, मुझे लिखना पसंद है, तो मैंने अपने तरीके से फिजिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो चलिए, अर्ज किया है, फिजिक्स को डिफाइन करता हूं मैं अपने तरीके से। तो सुनना ध्यान से और समझना कि मेरा तुम्हें देख पाना ही फिजिक्स है। वाह वाह करते जाना, फिजिक्स समझा रहा हूं। मेरा तुम्हें देख पाना ही फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। मेरा तुम्हें देख पाना भी फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना भी फिजिक्स है। धरती काटती है सूरज के चक्कर, दुनिया को यह बताना भी फिजिक्स है। और पेड़ हो गए हैं हरे, आसमान नीला है। पेड़ हो गए हैं हरे, आसमान नीला है। स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना भी फिजिक्स है। और मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ। मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ, तेरा भी खिंचा चला आना फिजिक्स है। ग्रेविटेशन लॉ पढ़ेंगे हम। मैं खिंचा चला आया हूं तेरी तरफ, तेरा भी खिंचा चला आना फिजिक्स है। ये दिन फिजिक्स है, ये रात फिजिक्स है, मानसून में होने वाली बरसात फिजिक्स है। और 100 बातों को मिलाकर कहूं अगर एक बात में, 100 बात को मिलाकर अगर कहूं एक बात में, तो भगवान की भेजी हुई सौगात फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स है। ये है भाई फिजिक्स। मतलब सब कुछ लेना देना जो हम कर रहे हैं, हमारे जो लाइफ में चल रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम अगर किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, गिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट चल रही है, सब 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 क्या है? फिजिक्स है। क्लियर? बहुत ही शानदार तरीके से हमने फिजिक्स की स्टार्टिंग की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी डेफिनेशन के साथ कि
अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें, किसकी बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, चलिए थोड़ी सी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अच्छा, एक डाउट दिमाग में बहुत आता है लोगों के कि सर फिजिक्स सुपीरियर है कि सर मैथ्स सुपीरियर है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर पहले वही जैसे पहले मुर्गी आया या अंडा, वैसे ही बहुत ज्यादा इस बात पे बहस छिड़ी रहती है कि सर फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स। तो देखो दोनों ही एक दूसरे के संगी साथी हैं। अगर फिजिक्स बॉयफ्रेंड है तो मैथ्स गर्लफ्रेंड है, अगर मैथ्स बॉयफ्रेंड है तो फिजिक्स गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड के बिना गर्लफ्रेंड जैसी कोई चीज नहीं, गर्लफ्रेंड के बिना बॉयफ्रेंड जैसी कोई चीज नहीं। तो दोनों ही क्या चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। हाँ, अगर आप देखोगे तो आपको कभी कभी क्या होगा, जो हमारे फिजिसिस्ट, जो हमारे बड़े बड़े फिजिसिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, उनके बीच में कभी कभी नहीं बनती, एक दूसरे से मजाक उड़ाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है एक दूसरे की लाइफ में। जब भी आप कोई बड़े बड़े स्पेस मिशन देखते हो, जैसे इसरो हो गया, कुछ भी हो गया, और जैसे नासा हो गया, कुछ भी हो गया, अगर यहां से आपने रॉकेट छोड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती है कि रॉकेट कैसे ट्रैवल करेगा, क्या ट्राइजेक्टरी होगी, कैसे जाएगा, किस स्पीड में जाएगा, कैसे बाहर निकलेगा, कब डिटैच होगा। इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है ना। फिजिक्स कैसे करना, कैसे होगा, ये बताएगा, और मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज की तरह आपको कन्वे करेगी कि अच्छा ऐसे हुआ है। तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स की बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल इन फिजिक्स की बात अगर हम करें तो बहुत बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन छोटी होते हुए भी बहुत बड़ी चीज है। दो प्रिंसिपल हैं, एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शन। चलिए पहले देखते हैं हम यूनिफिकेशन को। देखिए यूनिफिकेशन में जो भी अंग्रेजी लिखी है ये तो आप समझ लोगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा आसान करके आपको एकदम जूस दे दूंगा इस चीज का, ठीक है ना। एकदम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो जरूरी है शरीर के लिए वो मैं आपको यहां से निकाल कर दे दूंगा। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज, द एफर्ट टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सब यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। बाप रे क्या लिखा है सर, कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया ये जो लिखा है। मैं आपको इसको आसान भाषा में बताता हूं कि क्या मतलब होता है यूनिफिकेशन का। देखो एक बात बताओ, एक है सोनू जी, एक है मोनू जी, एक है गोनू जी, एक है डोनू जी। अरे नहीं, अच्छा नाम नहीं लगा, चलो। एक है जीवन साहब, जीवन, एक है कौन, जीवन साहब, जीवन। एक है G2 साहब, एक है G3 साहब, है ना। ऐसे करके तीन बच्चे हैं, साहब साहब बोला है मैंने, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। एक है जीवन, एक का नाम है जीवन, एक का नाम है G2, एक का नाम है G3, एक का नाम है G4। G4 भी ले लो, एक का नाम है एक और क्या, G4। ये चारों के चारों लड़के किसके हैं, शर्मा जी के। सर शर्मा जी तो आप हो, अरे हम लोग यार, कोई और शर्मा जी के चार लड़के हैं, G1, G2, G3, G4। मैंने ये बोल दिया कि भाई ये जो चार लड़के हैं इनको G1, G2, G3, G4, G1 शर्मा जी का लड़का है, G2 शर्मा जी का, G3 शर्मा जी का, G4 शर्मा जी का, ऐसे ना बोल के मैंने इनको यूनिफाई कर दिया और बोल दिया कि G1 से लेके G4 तक सारे के सारे जो हैं शर्मा जी के लड़के हैं। तो मैंने यहां क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया चीजों को। वैसे ही क्या होता है फिजिक्स में, हम कोशिश करते हैं कि जो छोटे छोटे बहुत सारे फिनोमिना है या बड़े बड़े भी बहुत सारे फिनोमिना है, सबको, सारे फिनोमिनास को मैं ना क्या करूं, एक लॉ से डिफाइन कर दूं कि ये जो फिनोमिना हो रहा है ये भी इसलिए हो रहा है, ये जो हो रहा है ये भी इसलिए हो रहा है, ये जो हो रहा है ये भी इसलिए हो रहा है, और ये जो होगा ये भी इसलिए होगा। मैंने चार अलग अलग छोटे छोटे या बड़े बड़े फिनोमिनास को एक लॉ से डिफाइन करने की जब कोशिश की तो मैंने बोल दिया कि मैं यूनिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। सर जैसे कि हमने बात की भाई, हमारे न्यूटन साहब ने हमको दिया एक तो ग्रेविटेशन लॉ, क्या दिया, ग्रेविटेशनल लॉ दिया हमको। न्यूटन साहब ने क्या दिया, ग्रेविटेशनल लॉ दिया। ठीक, ग्रेविटेशनल लॉ दिया। अब जब आपको ग्रेविटेशनल लॉ मिला तो वो एक लॉ कितनी सारी चीजों को डिफाइन करता है। देखो फॉल ऑफ एन एप्पल, फॉल ऑफ एन एप्पल को भी कौन डिफाइन करेगा भाई, कौन डिफाइन करेगा, ग्रेविटेशनल लॉ ही डिफाइन करेगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड सन या प्लैनेट्स अराउंड सन, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन
ये भी कौन डिफाइन कर रहा है? तो ये भी आप बोलोगे कौन डिफाइन करता है? ग्रेविटेशनल लॉ डिफाइन करता है। अगर आपसे बोले रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट्स, अराउंड प्लैनेट्स, ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये कौन बता रहा है? ये फिनोमेना कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये भी ग्रेविटेशनल लॉ ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो कितने बड़े बड़े फिनोमेनाज हैं। और एप्पल पेड़ से टूटा तो नीचे क्यों ही गिरा? नीचे ही क्यों गिरा? आप अगर देखो प्लैनेट्स को तो वो सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, आप मून को देखो तो क्यों रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, और जो बाकी सैटेलाइट्स हैं वो क्यों रिवॉल्व करती हैं प्लैनेट्स के अराउंड। इन सब चीजों को एक ही लॉ से डिफाइन कर दिया गया, और वो कौन सा लॉ था? ग्रेविटेशनल लॉ। तो आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल लॉ इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। इट इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। क्लियर बात है? अच्छा, और देखते हैं और समझते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैक्सवेल, याद तो क्यों होगा? क्यों याद होगा? याद अब होगा ना यार। याद क्यों होगा सत्यम यार? याद तो बाद में करेंगे ना जब इनको पता चलेगा। हाँ, अब स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूं। आपको मैं याद करवा रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जब आप 12th में जाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, आप मैग्नेट्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके लिए भाई मैक्सवेल के लॉ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल्स इक्वेशन या मैक्सवेल्स लॉ जो होगा, है ना, या मैक्सवेल की इक्वेशन मैं इसको बोल देता हूं। मैक्सवेल की जो इक्वेशन है, मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उससे आपको पता चलेगा कि आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी, पूरा करंट, मैग्नेटिज्म सब आप क्या कर सकते हो? इस पर्टिकुलर इक्वेशन या लॉ से खत्म कर सकते हो। करंट, मैग्नेटिज्म, ये सब आपको कौन कंप्लीट करा देंगे भाई? मैक्सवेल भाई कंप्लीट करा देंगे, है ना। सब कुछ आपको कौन बता देगा? मैक्सवेल बता देगा। तो मैक्सवेल ने भी क्या किया? छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट को अपनी एक इक्वेशन, एक लॉ से डिस्क्राइब कर दिया, खत्म कर दिया। हमने बोला कि ये भी और कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो यूनिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो यूनिफिकेशन। ठीक, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, थोड़ी सी चीज आप आगे पढ़ोगे जाके, थर्मोडायनामिक्स जैसी चीज। एक चीज होती है थर्मोडायनामिक्स, उसमें आप हीट को वर्क में बदलोगे कैसे, हीट को पावर में बदलोगे कैसे, इन सारी चीजों की बात करोगे आप किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। वहां पर एक लॉ आएगा। देखो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी, गर्म पानी जो मैं लाया था रूम में, गर्म पानी रूम में लाकर थोड़ी देर बाद गर्म पानी ठंडा हो गया, या ठंडी कोल्ड ड्रिंक रूम में लाने के बाद थोड़ी देर बाद गर्म हो गई, मैं सांस ले रहा हूं, इस रूम में बैठा हूं। अगर आपको पता हो तो एक इंसान ऑन एन एवरेज 80 जूल पर सेकेंड, 80 जूल पर सेकेंड की एनर्जी रिलीज करता है सांस लेते हुए, एक इंसान। तो अगर एक कोई हॉल है, उसमें मैंने 100 बच्चे बैठा दिए, 100 लोग बैठा दिए, तो वो 100 इंटू 80 हो जाएगा, 100 इंटू 80 हो जाएगा, तो वो 8000 जूल पर सेकेंड के हिसाब से एनर्जी रिलीज करेगा इंसान सारे मिलकर। तो रूम क्या करने लग जाएगा? गर्म होने लग जाएगा। उस रूम से एनर्जी को कम करना है, ठंडा करना है, तो एसी लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ोगे? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, है ना। कि कोल्ड ड्रिंक जब गर्म हो रही है, गर्म पानी जब ठंडा हो रहा है, तो क्या आप कभी ऐसा ऑब्जर्व कर पाओगे कि गर्म पानी रूम में रखे रखे और गर्म हो गया हो, या कोल्ड ड्रिंक मैं रूम पर लाऊं और वो रखे रखे और ज्यादा ठंडी हो जाए? नहीं, ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। आपने एक डायरेक्शन में ही प्रोसेस को होते हुए देखा होगा कि अगर गर्म पानी ठंडे एनवायरनमेंट में लाया गया है तो वो ठंडा ही होगा, ठंडी कोल्ड ड्रिंक अगर गर्म एनवायरनमेंट में लाई गई है तो गर्म ही होगी। एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस होती है, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, है ना। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा आगे जाके? सेकंड लॉ बताएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी सारी चीजों को, फिनोमेना को सेकंड लॉ एक लॉ बनाकर क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा। अच्छा, वैसे ही दूसरी चीज होती है रिडक्शनिज्म। क्या होती है? रिडक्शनिज्म। क्या आपको यूनिफिकेशन समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। अगर आपको ये इंग्लिश समझ में नहीं आई हो तो ये वही है जो मैंने आपको समझाया है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निचोड़ पकड़ लिया है कि बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े कंसेप्ट को किसी एक लॉ से डिफाइन करने को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफिकेशन बोल देते हैं। अब दूसरी जगह होता है, दूसरी चीज होती है रिडक्शनिज्म। इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ फिजिक्स। एनसीईआरटी आप देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा है इट इज हार्ट ऑफ फिजिक्स, हार्ट ऑफ फिजिक्स। देखो, अब रिडक्शनिज्म में आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट समझना है और वो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर बना है, तो हम
सीधे बड़े कंसेप्ट को समझने के बजाय अगर छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हम बड़े कंसेप्ट को भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आएगी एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर। क्या आएगी? टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कब आएगा भाई? जब आप फर्स्ट लॉ पढ़ चुके होगे, सेकंड लॉ पढ़ चुके होगे, तब जाके आपको एक 0th लॉ मिलेगा और आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये जो लॉ आया है तो फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसका नाम 0th लॉ रख देंगे, उसको फर्स्ट सेकंड से पहले रख देंगे। और वो 0th लॉ आपको एक प्रॉपर्टी बताएगा और वो क्या है? टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, तो अब ये जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी आपके सामने निकल कर आएगी, है ना, सुनना, ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है ना, ये एक मैक्रोस्कोपिक चीज है। आपको टेम्परेचर जब दिखता है तो टेम्परेचर आपको फील होता है कि गर्म है या ठंडा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या चेंजेस ऐसे आए होंगे जिसके कारण टेम्परेचर ठंडा गर्म हुआ है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक चीज होती है इंटरनल एनर्जी, आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे ये सारे टर्म्स वहां पर, इंटरनल एनर्जी। तो जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चालू किया तो हमारे पास ये बड़े बड़े कंसेप्ट सामने आने लगे, टेम्परेचर सामने आने लग गया, हमारे सामने इंटरनल एनर्जी सामने आने लग गई। तो हमने बोला यार हमको समझ में नहीं आ रहा है एकदम से इतने बड़े कंसेप्ट कैसे हमारे सामने आ गए। तो हमने क्या किया, इन सारी चीजों को छोटे छोटे कंसेप्ट में तोड़ लिया, छोटे छोटे कंसेप्ट में तोड़ लिया। ठीक, जैसे कि हमने काइनेटिक थ्योरी बना ली, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बना ली। उसमें हमने ये देखा कि भाई गैसेस मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे काम करती हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें आपकी गैसेस मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करती हैं, क्या चेंजेस आते हैं अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ाओ या कुछ भी करो। तो आपने मॉलिक्यूलर लेवल पर देखना चालू किया कि अगर मुझे छोटी सी चीज समझ में आ गई तो मैं उसको बड़े फॉर्म में भी क्या कर लूंगा, समझ लूंगा। ठीक, पक्का 100%? हाँ। अच्छा, और क्या, और कैसे समझ सकते हैं रिडक्शनिज्म को, और बहुत आसानी से कैसे समझा जा सकता है? तो देखो, जैसे आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपने बोला मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे पैर दर्द हो रहा है, या मुझे सर्दी है, या मुझे खांसी है, या मुझे मुंह में छाले हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए हैं? मुंह में छाले हो गए। ठीक है ना, तो मैंने जैसे डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मुझे ना मुंह में छाले हैं और बुखार लग रहा है। ठीक है ना, मुंह में छाले हैं और बुखार लग रहा है। तो बुखार एक बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि भाई बुखार आ रहा है, मुझे टेम्परेचर 102 103 जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो मुझे इसका रीजन नहीं पता कि ये इतना बड़ा कंसेप्ट कैसे समझूं मैं कि बुखार क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे एक हिंट मिली, छोटा सा कंसेप्ट मिला कि छाले भी हैं। तो मैंने क्या किया, उस छाले से पकड़कर अंदर गया और मुझे समझ में आया कि भाई छाले तो तब होते हैं जब पेट खराब होता है। ठीक, पेट खराब था, मैंने आगे जाके उनको बोला कि आप किडनी, मुझे बोला कि आप किडनी का टेस्ट कराओ, तो मैंने किडनी का टेस्ट कराया, लिवर का टेस्ट कराया, किडनी का टेस्ट कराया। ठीक, तो मुझे पता चला अच्छा थोड़ा सा इन्फेक्शन मेरे लिवर में भी है ना। तो मेन जो मुझे बुखार आ रहा था, जो बड़ा कंसेप्ट था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरा खाना सही नहीं था, मेरा जो डाइजेशन था वो सही नहीं था, और मेरे लिवर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, एक बड़े बुखार की चीज को छोटी चीज से रिलेट कर दिया कि भाई मेन दिक्कत थी तुम्हारी लिवर में, जिससे तुमको बुखार आ रहा था और छाले हो रहे थे। तो आपने क्या किया, रिडक्शनिज्म का कंसेप्ट लगाया। आपने एक बड़े कंसेप्ट को समझने के लिए उसको छोटे छोटे कंसेप्ट में तोड़ दिया, और छोटे छोटे कंसेप्ट को पहले सोचा, पहले समझा, और जब आपने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को सोच लिया, समझ लिया, फिर आपने उनको जोड़ दिया और आपको बड़े कंसेप्ट की वर्किंग समझ में आ गई। दिस इज रिडक्शनिज्म। दिस इज रिडक्शनिज्म में आपको थर्मो में देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये लिखना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, रिडक्शनिज्म की अंग्रेजी पढ़ लें। रिडक्शनिज्म की अंग्रेजी क्या दी गई है, बड़ी मस्त दी गई है, अ रिलेटेड एफर्ट टू डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर आपको किसी बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज, फिर से पढ़ता हूं, अ रिलेटेड एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, बाकी मैंने आपको सारी चीजें एकदम सिंपल वर्ड्स में बता दी हैं, तो इसको जरूर आप लिख लीजिए। फिर हम और बात करते हैं रिडक्शनिज्म की, लिख लीजिए।
चलिए, तो इससे हमने समझा यूनिफिकेशन को और रिडक्शनिज्म को। लेकिन अगर रिडक्शनिज्म की और ज्यादा बात करें तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़े सिस्टम को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे सब सिस्टम में तोड़ के उनको स्टडी करने को हम रिडक्शनिज्म बोलते हैं। अगर जैसे मान लो जनरेटर है, जनरेटर आप पढ़ोगे तो जनरेटर जैसे है, जनरेटर के अंदर कुछ चीजें होती हैं। ये जनरेटर आपका बड़ा सिस्टम हो गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। इस जनरेटर के अंदर आपको मिलेगा क्या, मैग्नेट्स मिलेंगे। इस जनरेटर के अंदर आपको आर्मेचर कॉइल मिलेगी। टेंशन मत लो, सब मिलेगा आगे जाके, है ना। अभी सिर्फ सुन लो आप कि हमको क्या मिलेगा भाई जनरेटर के अंदर। जनरेटर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस सिस्टम को हम सब सिस्टम में तोड़ रहे हैं, जिसमें हमको मिलेंगे मैग्नेट्स, आर्मेचर कॉइल, और क्या मिलता है भाई, और क्या मिलता है, और जैसे मान लो मिलता है आपको स्लिप रिंग्स, मान लो क्या मिलता ही है, स्लिप रिंग्स मिलता है। तो भाई इनकी भी तो सबकी अपनी इंडिविजुअल वर्किंग है। क्या है भाई, इनकी सबकी अपनी इंडिविजुअल वर्किंग है कि मैग्नेट्स का क्या वर्क है, आर्मेचर कॉइल का क्या वर्क है, स्लिप रिंग्स का क्या वर्क है। इनके वर्क अगर आप समझ गए तो इनके वर्क्स को जोड़कर आपको समझ में आ जाएगा कि जनरेटर कैसे वर्क कर रहा है। तो दिस इज रिडक्शनिज्म, ये होता है रिडक्शनिज्म। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको यहां मैग्नेट की वर्किंग समझ में आ गई तो मैग्नेट आप और कहीं भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको जनरेटर में ही यूज करना हो, आप इसको और कहीं भी यूज कर सकते हो। स्लिप रिंग्स का आप कहीं और भी यूज कर सकते हो, आपको क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वर्किंग पता है कि भाई ये कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है। तो आप इनको और कहीं भी उठाकर ले जाकर यूज कर सकते हो, काम करवा सकते हो, है ना। तो दिस इज रिडक्शनिज्म, ये है भाई रिडक्शनिज्म। इन चीजों के बारे में तो बहुत बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में ये बताया गया है। जैसे अगर मैंने मैक्सवेल के बारे में आपको बताया, तो मैक्सवेल ने क्या किया था आपको पता है, यूनिफिकेशन किया था किसने, मैक्सवेल ने। ये मैंने बात अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्योंकि अब बात हो ही रही है तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया था भाई, आपको 4 इक्वेशन दे दी थी और बोल दिया था कि भाई ये जो 4 इक्वेशन है ना, इससे आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कर दो, उड़ा दो, पूरा का पूरा क्या कर दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उड़ा दो। अच्छा ठीक है, आओ जरा बात करें। देखो मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दी, पहली इक्वेशन जो उसने दी, उस पहली इक्वेशन में उसने पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को डील किया, खत्म कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म कर दिया। पहली इक्वेशन दी और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर दिया। मान लो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पढ़ाया गया है, कोई आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाए, मान लो 20 लेक्चर में, 20 से 22 लेक्चर में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई पढ़ाए, तो उस 20 से 22 लेक्चर की जो नॉलेज थी वो उसने एक इक्वेशन से डिलीवर कर दी थी। बोल दिया था लो इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब मेरी एक इक्वेशन है। तो उसने क्या किया, यूनिफाई किया। उसने दूसरी इक्वेशन दी और बोला कि भाई लो इससे पूरी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ लो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ लो। इसका मतलब यह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यह है कि आपका चार्ज रुका हुआ है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब यह है कि अब आपका चार्ज चलने लगा है, मोशन में आ गया है। दूसरी इक्वेशन देकर मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। तीसरी इक्वेशन दी, तीसरी इक्वेशन में उसने पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म को डील किया और पूरे मैग्नेटिज्म को खत्म कर दिया अपनी एक इक्वेशन से। बची चौथी इक्वेशन, तो चौथी इक्वेशन से उसने क्या कर दिया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी की पूरी उड़ा दी, खत्म कर दी, मस्त 4 इक्वेशन दे दी और भाई इतनी सारी चीजें उसने खत्म कर दी। तो दिस इज व्हाट इज यूनिफिकेशन, इसको बोला जाता है यूनिफिकेशन। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज रिडक्शनिज्म, व्हाट इज यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म में आपको एक कंप्लीट बड़ा सिस्टम को स्टडी करने के लिए उसको छोटे छोटे सब सिस्टम में तोड़ना है, उसको पढ़ना है छोटे छोटे सब सिस्टम्स को। और यूनिफिकेशन में बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपने क्या कर दिया, उन सब को जोड़ दिया और एक लॉ बना दिया और बोला कि ये सारे के सारे कंसेप्ट्स इसी लॉ से गवर्न होते हैं, यही लॉ हैंडल करता है। क्लियर बात है। चलिए ये था भाई हमारा क्या, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। चलो आगे देखते हैं हमें और क्या देखना है। अब आ जाता है भाई स्कोप और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट वाला एक्साइटमेंट नहीं है कि अरे वाह अब क्या होने वाला है, ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या स्कोप है। तो हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाली 11th में 12th में, उसका स्कोप मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और उसी के लिए हम एक्साइटेड है कि अच्छा ये सब पढ़ना है आपको। तो चलिए जरा बात करते हैं। यहां पर जो हमारे पास स्कोप है वो 2 टाइप का स्कोप है। एक तो है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोल रहा हूं, एक तो है हमारा मैक्रोस्कोपिक स्कोप, एक है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्कोप। मतलब क्या होता है, वो जो टंग ट्विस्टर हो जाता है, एकदम टंग ट्विस्ट हो जाती है। फिर से बोलता हूं, मैक्रोस्कोपिक स्कोप, माइक्रोस्कोपिक
स्कोप। अब सही है? हाँ, दो टाइप के स्कोप हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। आइए जरा बात करते हैं। यहां पर जो अंग्रेजी लिखी है उसे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है हमारी फिजिक्स का, उसमें हमको पढ़नी है क्लासिकल फिजिक्स। ये देखो, उसमें हमको पढ़नी है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें जो आपको मैकेनिक्स पढ़नी है वो 11th में पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़नी है वो 11th में पढ़नी है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जो हमको मैकेनिक्स पढ़नी है, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, उस पर हमारा फोकस ज्यादा है, क्योंकि अभी हम 11th पढ़ रहे हैं। आगे जाके जैसे ही आप 12th पे पहुंचोगे तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपको देखने मिल जाएगा। अभी आपको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे, स्कोप की, तो भाई हमको वहां क्वांटम फिजिक्स देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? क्वांटम फिजिक्स देखनी पड़ेगी। आइए जरा डिटेल में बात करते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में हमको पढ़ना क्या है। चलिए, अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? मैकेनिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक स्कोप की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको मैकेनिक्स पढ़ना है, तो मैकेनिक्स में हमको क्या क्या डील करना है, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे सबसे पहले आपको, देखो मैं भी चैप्टर की बात नहीं करूंगा, हम जो ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये देखना है, ये देखना है, इन सारी चीजों की बात मैं आपसे करने वाला हूं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमको पढ़ना है मैकेनिक्स में क्या? मोशन, है ना। हम मोशन देखेंगे, मोशन के बाद लॉज ऑफ मोशन भी आप पढ़ोगे, है ना। लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशन के बाद आप देखोगे सेंटर ऑफ मास जैसी चीजें आप पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है ना। और आप पढ़ोगे क्या वर्क क्या होता है, एनर्जी, पावर क्या, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब आपको डिस्कस करना हो, ठीक है। हाँ सर, चैप्टर के नाम भी आपको लग रहा होगा ये है, लेकिन हम बीच की चीजों की डिस्कशन नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपसे ये नहीं बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ये नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम पढ़ेंगे। हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि अच्छा हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ोगे आप, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा ग्रेविटेशन पढ़ने में। इसमें आप सब पढ़ोगे कि सैटेलाइट कैसे निकलती है ऑर्बिट से बाहर, कैसे जाती है, कैसे बाकी जो प्लैनेट होते हैं वो अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कैसे सारे ऑब्जेक्ट ऐसा कर रहे होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे किसमें? ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, ठीक। ग्रेविटेशन से आप आगे निकलोगे तो क्या होगा? ग्रेविटेशन से आगे निकलने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा रोटेशनल मोशन को, है ना, जिसमें आप रोटेशनल मोशंस की बात करोगे, घूमने वाले मोशंस की बात करोगे, क्या होंगे इनके कंसेप्ट, वो हम सब डेडिकेटेड इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। आप उनकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, है ना। अब जैसे हमने फ्रिक्शन की बात नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे। फ्रिक्शन किसके अंदर आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा लॉज ऑफ मोशन के अंदर। लॉज ऑफ मोशन आप विदाउट फ्रिक्शन पढ़ोगे और विद फ्रिक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा? तो इसके बाद सर हमको पढ़ना होगा, आप क्या पढ़ोगे? प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, है ना। इसी में आप जाकर पढ़ोगे भाई कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है। लिक्विड पढ़ोगे, लिक्विड के बारे में आप जानोगे कि भाई लिक्विड में आप फ्लूइड स्टैटिक्स, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, आप थोड़ी सी बात करोगे आर्किमिडीज की, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ोगे ही ना, थोड़ा थोड़ा आपको सबको पढ़ना है ना। आर्किमिडीज आएंगे, आर्किमिडीज बताएंगे, अपना लॉज ऑफ फ्लोटेशन बताएंगे, आप बायंसी के बारे में पढ़ोगे, ये सब कुछ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखने को, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप क्या पढ़ोगे भाई? फिर आप पढ़ोगे मैकेनिकल वेव। क्या पढ़ोगे भाई? मैकेनिकल वेव, इसको स्टडी करोगे। ये भी किस में आ जाएगा भाई? जैसे मैकेनिकल वेव क्या होती है? साउंड जैसे क्या है? मैकेनिकल वेव है, आप इसको पढ़ोगे, ठीक। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। अच्छा, फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही शानदार चीज है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है भाई? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने निकलोगे, ये अभी मैं 11th की बात कर रहा हूं, है ना। ये जो बात हमने की और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है? 11th से रिलेटेड। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे तो आप सबसे पहले जानोगे भाई हीट क्या होती है ना, वर्क क्या होता है, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानोगे। टेम्परेचर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा।
फिर आप डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कितने टाइप की प्रोसेस होती है, कितनी प्रोसेस से होकर जाता है आपका सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ोगे। अभी आपको ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। तो ओवरव्यू तो भाई आप तभी लेते हो ना जब आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। ठीक, प्रोसेस जानने के बाद भाई आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके पास लॉज कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ लॉज। लॉज के बारे में जानोगे आप, लॉज ऑफ टीडी, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ के बाद आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारी चीजें आप जानोगे कब? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फिर आप जानोगे भाई मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। और इतना सब जानने के बाद आप आ जाओगे थोड़ा सा, सेकंड लॉ जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको सिखा दिया जाएगा हीट इंजन के बारे में। किसके बारे में? हीट इंजन के बारे में, कि हीट इंजन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। तो इतना सब आपको अभी पढ़ना है किसमें? 11th में। धीरे से आपको मूव करना पड़ेगा फिर 12th में। 12th में आप पढ़ोगे कुछ और चीजों को, 12th में और अच्छे से आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। चलो हम पहले 11th को डिस्कस कर लेते हैं। 11th की बात हमने कर ली है, तो आओ आप 11th के इस ओवरव्यू को अपने पास स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ। चलिए लिख लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी 11th की। ये सब चीजें आप 11th फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। अब हम देखते हैं कि हमको 12th फिजिक्स में क्या पढ़ना है। आइए जरा एक नजर 12th फिजिक्स में लगा लेते हैं। तो 12th की फिजिक्स में, 12th में आपको क्या पढ़ना है? तो 12th में आपको भाई पहले तो देखना पड़ेगा चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होगा, चार्ज की फील्ड क्या होगी, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, सारे डिवाइसेस आपको थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। चार्ज को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, चार्ज की फील्ड को आपको बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, चार्ज पढ़ लिया तो आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको डीसी करंट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? डीसी करंट पढ़ना पड़ेगा, है ना। डीसी, सर ये वो डीसी कॉमिक्स वाली डीसी है क्या? नहीं 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 बाबा, डायरेक्ट करंट पढ़ना पड़ेगा। डीसी लिख दिया तो डायरेक्ट करंट लिख दिया, हो गया ना। डीसी करंट थोड़ा ना लिखूंगा मैं। चलिए, आपको डीसी पढ़ना पड़ेगा। फिर जब आपने करंट पढ़ लिया तो आपको डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे कि भाई कौन कौन से डिवाइसेस बन सकते हैं करंट कैरी करने के लिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप डिवाइसेस की बात करोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे फोर्थ आप आओगे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाएगा, है ना। ये सारी चीजें बहुत डीप में पढ़नी है आपको, बहुत अच्छे से पढ़नी है। बहुत सारी चीजें आपको ना थोड़ी सी परेशान भी करेंगी जब आप 12th में आओगे, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको इसको डील नहीं करना है। अभी हमको सिर्फ ओवरव्यू लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद आप क्या करोगे? आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद पढ़ना पड़ेगा एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद आप पढ़ लोगे EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी किसमें? 12th की फिजिक्स में। अच्छा, 12th की फिजिक्स में और क्या पढ़ना है भाई? 12th की फिजिक्स में आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स भी, है ना। ऑप्टिक्स भी पढ़ना है, ऑप्टिक्स भी आपको पढ़ना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 11th की फिजिक्स में आपको तो डील करना था मैकेनिक्स, फिर आपको डील करना था क्या? थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लासिकल फिजिक्स की, तो क्लासिकल फिजिक्स में आपको 12th में क्या पढ़ना है? एक तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, और एक आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स। ठीक, ऑप्टिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे? ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे भाई रिफ्लेक्शन, ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में पढ़ोगे यहां पर। फिर आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में आप किसके बारे में पढ़ोगे? लेंसेज के बारे में पढ़ोगे, है ना। रिफ्रैक्शन में आप लेंसेज के बारे में पढ़ोगे, और आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इनके बारे में स्टडी करोगे, ठीक है ना। टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका 12th का काम। 12th के लिए अभी हमको इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि स्कोप क्या है। हम जो अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका स्कोप क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती है ऑप्टिक्स के अंदर, और ये सारी चीजें आ जाती हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। किसके अंदर भाई? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें जो हमने देखी 11th में और 12th में, ये पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स का। किसका पार्ट है? क्लासिकल फिजिक्स का।
अब हमको देखना है दूसरी चीज, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्कोप देखना है। आप इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्कोप की। ठीक है, आइए। जब हमने बात की थी माइक्रोस्कोपिक स्कोप की, ये देखिए, तो यहां पर आपने जो माइक्रोस्कोपिक स्कोप बोला उसको आगे जाके बोल दिया गया क्या, क्वांटम फिजिक्स। यही हमारी क्या बन जाएगी, क्वांटम फिजिक्स बन जाएगी। क्वांटम फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, तो यही देख लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, हम बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करने लगेंगे। देखो, क्वांटम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे। एटम कितना छोटा होता है, एटम में एटम के लेवल पर हम क्या लगाएंगे, फिजिक्स को लगाएंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियस पर आ जाएंगे, न्यूक्लियर के बारे में बात करने लगेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करने लगेंगे। देखेंगे भाई कि एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूरॉन, फोटोन, इनके बारे में बात करने लग जाएंगे। तो ये जो फोटोन आएगा, ये जो न्यूरॉन आएगा, न्यूरॉन नहीं ना, न्यूट्रॉन आएगा, न्यूरॉन तो एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप डिस्कस करोगे फिजिक्स में, तो वो किसका पार्ट होगी भाई, माइक्रोस्कोपिक स्कोप का पार्ट होगी, यानी कि क्वांटम फिजिक्स का पार्ट होगी। न्यूक्लियस के लेवल पर आप बात करने लग जाओगे, न्यूक्लियर फिजिक्स को बोलोगे। फिर आप क्या पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में यहां पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट पढ़ोगे, सारी चीजें आप पढ़ोगे किसमें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और बच गया क्या, नेचर ऑफ फोटोन। क्या बच गया, नेचर ऑफ फोटोन। क्लियर बात है, हाँ सर क्लियर बात है। तो कुल मिलाकर एक तो हो गया आपका क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें आपको पढ़ना है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और दूसरा आ गया आपका माइक्रोस्कोपिक, जिसमें आप क्वांटम छोटे छोटे लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर अपनी फिजिक्स को लेकर जाओगे, एटम्स को डिस्कस करोगे, न्यूक्लियस को डिस्कस करोगे, आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे, नेचर ऑफ प्रोटॉन देखोगे। ये सारी चीजें पढ़नी है आपको किसमें, स्कोप में। यानी कि ये है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स इन 11th एंड 12th। और कितने साल में आपको 11th 12th करनी है, सर मैं सोच रहा हूं 5-6 साल में तो कर ही लूं। आप अगर चाहो ना तो 11th और 12th को 2 साल में भी कर सकते हो। तो ये सारे स्कोप आप कवर कर लोगे कितने साल में, 2 साल में कवर कर लोगे। ठीक है ना, यहां पर न्यूरॉन नहीं था, न्यूट्रॉन था। ये क्या हो गया, स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई भाई स्कोप की बात। अब जरा एक्साइटमेंट की भी बात कर ले, जरा सी एक्साइटमेंट की भी बात कर ले। एक्साइटमेंट क्या है भाई, कि आप ना जब फिजिक्स पढ़ते हो तो आप डेली लाइफ को समझते हो, अपनी किसको समझते हो, डेली लाइफ को समझने लग जाते हो कि भाई क्या है डेली लाइफ, कैसे डेली लाइफ के फिनोमिना फिजिक्स से रिलेटेड है, आप समझने लग जाते हो। आपके एक्साइटमेंट में आप क्या समझने लग जाते हो कि फिजिक्स जो लग रहा है आपने पढ़ी है, फिजिक्स का एप्लीकेशन समझ जाते हो आप। कि अगर आपने बॉल को फेंका है, आपके सामने बॉल रखी है और उसको डस्टबिन में डालना है, तो एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाता है कि ये बॉल को मैं कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये किस में चला जाए, डस्टबिन में चला जाए। या कचरे को कितनी स्पीड से आप करते होगे ना क्लास में, टाइम पास करने के लिए देखते होगे कि भाई अगर ये बॉल, ये कागज की बॉल तूने एक बार डस्टबिन में डाल दी तो पिंकी जरूर तुझे प्यार करती होगी। अगर ये बॉल चली गई, ये डस्टबिन में कचरा चला गया तो करते होगे आप, बिल्कुल करते होगे। तो जो ये कर रहा है, कचरे को डाल रहा है, उसके दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन है कि ज्यादा तेज नहीं फेंकना, धीरे से फेंकना है इसको। तो ये कैसे किया आपने, आपको क्योंकि फिजिक्स पता है और फिजिक्स का आप एप्लीकेशन करना भी सीख गए हो। ठीक, तीसरी चीज और क्या बताता है एक्साइटमेंट आपको अब जब आपने फिजिक्स पढ़ लिया तो फ्यूचर के बारे में आपको बताता है, फ्यूचर एडवांसमेंट्स के बारे में आपको बताता है कि आप आगे जाके और क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हो जितनी फिजिक्स आपने पढ़ी है उससे। ठीक है ना, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में और अच्छे से। ठीक है ना, चलिए फ्यूचर एडवांसमेंट्स के बारे में आप समझ जाते हो। तो ये था हमारा स्कोप, ये थी हमारी एक्साइटमेंट। स्कोप दो तरीके का, मैक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, क्या होता है, क्या सिलेबस है, सब डिस्कस कर लिया है। एक्साइटमेंट में ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती है। चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आने वाले लेक्चर में हमको पढ़ना है कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, टेक्नोलॉजी का फिजिक्स से क्या रिलेशन है, और कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है।
हम आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या हम पुराने पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं? हाँ सर, हम सारे आपके पुराने लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल हमने ये पता किया, हमने ये जाना कि लास्ट लेक्चर में हमने अपने फिजिक्स के चैप्टर 1 को स्टार्ट किया जो था फिजिकल वर्ल्ड। उसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया, ज्यादा बात नहीं की है क्योंकि मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स से अपने आप की दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे से पहले चैप्टर को लेकर अपने साथ चल रहे हैं, कुछ उसके साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसलिए हमने चैप्टर 2 से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया। चलिए आज के लेक्चर में हमको क्या स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में, उनके बारे में हमको बात करनी है। तो देखिए पहला फंडामेंटल फोर्स जिसकी हम बात करने वाले हैं नेचर में जो होता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां जो हम फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे नेचर के, वही 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको कोई आड़े टेढ़े नाम मिले, कुछ कूलम फोर्स, न्यूटन फोर्स, ऐसे करके कोई आड़े टेढ़े नाम मिले, आप समझ जाना कि वो इन्हीं से निकले होंगे, है ना, इन्हीं के छोटे मोटे बच्चे होंगे, लेकिन होंगे यही इसी से रिलेटेड, इन्हीं 4 फोर्सेस से रिलेटेड होंगे। तो ये जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हम पढ़ रहे हैं, आइए उसका पहला फोर्स हम देखते हैं जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो देखो सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला कुछ आप आगे देखोगे, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें मास एक होता है m1, एक दूसरा मास होता है m2, और इनके बीच की डिस्टेंस होती है r स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस होती है r, आप उसका स्क्वायर ले लेते हो, g होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। तो दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने एक कैमरा है, तो मैं कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, कैमरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये ग्रेविटेशनल लॉ ने हमको बताया है। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखिए इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनमें मासेस हैं और किसी जगह पर है, वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पक्की बात है कि उन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये बात पक्की है, यूनिवर्सल बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। आइए इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना अपने पॉइंट्स को यार अपन। चलो, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। देखिए इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स है भाई, यूनिवर्सल फोर्स है, आपको मानना ही पड़ेगा। It is a universal force. It plays a key role in the large-scale phenomena of universe, such as formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. देखिए, आपने बोला कि सर आप यहां खड़े हो, कैमरा आपके सामने है, कि आप दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन सर आप तो अर्थ पे हो। अगर मैं आपको अर्थ के बाहर ले जाऊं तो भी क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा? अरे बिल्कुल करेगा। अगर मैं अर्थ की बात करूं, सन की बात करूं, तो सन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वहां पर मैं अर्थ पे तो नहीं हूं, अर्थ के बाहर की बात कर रहा हूं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल कर रहे हो। तो ये बात आपने दिमाग में डाल ली कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो ये अर्थ पे ही हो, ये अर्थ के बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा सर इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत है क्या? इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत है क्या? नहीं सर, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक, ओके, ठीक है। आगे बात समझ में, ये कैसे समझा हमने कि हमको मीडियम की जरूरत नहीं है? सर जब आप अर्थ के बाहर निकलोगे, अर्थ के बाहर चले जाओगे, तो वहां क्या मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है, हाँ तो वैक्यूम है। लेकिन फिर भी वहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर बात? हाँ सर क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्रिशिएबल ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द टू बॉडीज हैज लार्ज मास, है ना। मतलब आपको ये दिखना तब चालू होगा जब दोनों बॉडीज में से m1 m2 में से किसी एक बॉडी का मास क्या हो? बहुत ज्यादा हो। अगर दोनों ही बॉडी का मास बहुत कम हुआ, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, मास बहुत कम हुआ, तो फिर तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जिस्टेंस में आते हुए देखना है, फील करना है, तो ये बात आप जान लो कि दोनों मासेस में से एक कोई मास क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे जाके हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जब हम ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, आपको जीवन का स्वाद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा कैसे होते हैं नेचर में? अट्रैक्टिव होते हैं। हमेशा अगर कोई 2 बॉडी है, जैसे ये पेन है, मैं हूं, आप हैं,
आप हो, कैमरा है, मैं हूं, कैमरा है, मैं हूं, दीपक भैया है, दीपक भैया है, मैं हूं, कोई भी है, हमारे बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा एक चीज और, सर इसकी रेंज क्या होती है? अगर ये वीक फोर्स है तो सर इसकी कोई रेंज है क्या? रेंज कम होगी फिर तो ये वीक है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज होती है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट रेंज होती है भाई इसकी रेंज क्या होती है? इनफाइनाइट होती है एकदम। अब मान लो ना यार, आप अर्थ से सन कितना दूर है? अर्थ से सन कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। तो हम बोल सकते हैं लेकिन भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है अर्थ और सन के बीच में, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत दूर तक भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर बात? हाँ सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं करता हूं इसको इरेज। देखिए काम की बात जो थी, एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने ये लिखा, रेंज इनफाइनाइट होती है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मीडियम का रिक्वायरमेंट इसको नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना है तो। मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, आपको साफ दिख रहा होगा। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या पढ़ना है, कौन सा फोर्स हमको देखना है। तो नेक्स्ट है हमारे सामने भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या करता है भाई? ये बिटवीन चार्जेस लगता है। किसके बीच में लगता है? ये बिटवीन चार्जेस लगता है। अच्छा आइए पढ़ते हैं जरा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। देखिए लिखा है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ओके। 12th का पार्ट है, 12th में देखोगे आराम से इसको, तो अभी तो बस आप इंट्रो ले लो। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ये देखिए कूलम्स लॉ आ गया। अब कूलम्स लॉ आता है तो कूलम का फोर्स भी आता है। वो कूलम का फोर्स ना होके क्या है एक्चुअल में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। तो आप वहां बोलोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला था छोटू मोटू इधर उधर के जो भी फोर्स आएंगे एक्चुअल में ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस से ही निकले होंगे। ठीक है ना, कूलम्स लॉ लगेगा, कूलम का फोर्स बनेगा, एक्चुअल में वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलिए वेरी गुड। When charges are in motion, they produce magnetic field. जब चार्ज रेस्ट पर है तो फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, और जब चार्ज इन मोशन में है दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड गिवन राइज टू अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, है ना। जब आपका चार्ज रेस्ट पे था तो कंडीशन कुछ अलग हो जाएगी, जब आपका चार्ज मोशन में आ जाएगा तब बातें कुछ और हो जाएगी। उसके बारे में हम ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। क्यों अपने आपके दिमाग पर लोड डालें, क्यों डराएं अपने आप को। हम ये सारी चीजें अभी से अपने दिमाग में बैठाने की कोई जरूरत हमको नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इन जनरल इनसेपरेबल। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इन जनरल इनसेपरेबल। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो हमेशा कभी ना कभी आपस में मिल जाते हैं। उनको सेपरेट करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये ऑलमोस्ट क्या है? इनसेपरेबल है। हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर है? बिल्कुल सही बात। हाँ सर बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट। लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवीनिंग मीडियम। वही बात फिर से वही बात की गई है कि भाई ये जो आपके फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही है। ये क्या है? ये हमेशा दो चार्ज के बीच में लगेंगे, और चार्ज लार्ज डिस्टेंसेस से भी दूर हो सकते हैं। अगर एक चार्ज ये है तो ये चार्ज बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर दूर दूर होंगे तो भी उनके बीच में एक फोर्स लगता रहेगा जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलोगे। क्लियर बात है? हाँ, और यहां भी आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। यहां भी क्या है? कोई मीडियम की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर बात? तो ये लॉन्ग रेंज हो गए। ये भी कैसे हो गए भाई? लॉन्ग रेंज हो गए। आइए आपको बात समझ में, रेंज कैसी हो गई? इनफाइनाइट हो गई, इनकी भी लॉन्ग रेंज हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू ग्रेविटी। ओ हो, अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है कि कम है, तो आपको तुरंत बोलना है कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है। क्या है? ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है। नेचर में कैसा है भाई? स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए नेचर में कैसा है? स्ट्रॉन्ग। क्लियर बात? पक्का?
100%? हाँ सर। ये जो सारे फोर्सेस, ये जो आप बात कर रहे हो ना, इन सारी चीजों की बात आप करोगे जब आप 12th स्टार्ट करोगे। 12th में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कर दूं क्लियर, मिटा दूं? हाँ सर, आ जाओ। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं क्या हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। हाँ, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। वाह, कितनी सही बात बताई है। बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाया गया है कि अगर मान लो कोई दो चार्ज है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर दो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका 10 गुना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में। ठीक है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रेंथ वाइज क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, दे आर अट्रैक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन वाला था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन वाला था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर में क्या हो सकता है, नेचर में क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि ये हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा नेचर में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर हम आगे बढ़। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमको कौन सा फोर्स पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहले वीक की बात करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, है ना। चलिए आइए वीक की बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है भाई, बहुत 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 कम देखा जाता है। क्या देखा जाता है, बहुत कम देखा जाता है। लिख देता हूं बहुत कम, आ जाओ भाई, लिख देता हूं मैं तुमको। नहीं, मुझे चाहिए है क्या, हाईलाइटर, मुझे चाहिए है हाईलाइटर। लेकिन सर मिटाने के लिए तो आपको रबर लगेगी, हाईलाइटर से मिटेगा नहीं। ठीक, आपको जो वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है ये वेरी 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 रेयर होता है। कैसा होता है नेचर में, वेरी रेयर होता है, बहुत कम आपको देखने को मिलता है। ये आपको देखने को मिलता है बीटा डिके में, है ना। जब बीटा डिके होता है, बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस, पहले पढ़ते हैं पॉइंट को। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। बहुत सर्टेन, बहुत कम न्यूक्लियर प्रोसेस में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस में। अभी आपने नहीं पढ़ा है इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की बात हम करते हैं। बहुत ही अजीब सा पार्टिकल होता है, दिखाई भी देता नहीं है, अजीब सा पार्टिकल होता है, हाँ। तो हम उसकी बात अभी करेंगे नहीं, बस इतना समझेंगे कि अगर आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स बताया है तो आप इतना समझ जाओ कि ये बहुत रेयर होता है नेचर में। और कहां देखा जाता है, देखा जाता है बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ते हैं। इन बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचेंज्ड पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। द न्यूक्लियस एमिट क्या करता है, जब बीटा डिके होता है तो न्यूक्लियस एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज होगा, ये अनचार्ज पार्टिकल, जिसको आप क्या बोलते हो, एंटी न्यूट्रिनो। मतलब इसमें कोई चार्ज भी नहीं होता, अजीब सा पार्टिकल होता है, दिखाई भी नहीं देगा, अजीब सा रहेगा। इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर करेंगे तो हम कंफ्यूज होने लग जाएंगे। हमको सिर्फ फोर्स को जानना है कि फोर्स होता है कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है नेचर में, बहुत रेयर, बहुत कम न्यूक्लियर प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट, द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा दो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसमें नाम में ही वीक है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वीक नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा ऊपर है। नहीं आई बात समझ में। सबसे 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 जो वीक फोर्स है वो है, वीकेस्ट फोर्स मैंने बोला है वहां पे, वीकेस्ट फोर्स जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। वीकेस्ट फोर्स के बाद आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है, ग्रेविटेशनल के बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने वही पॉइंट बताया है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा उससे क्या होगा, वीक होगा हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक, नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज exceedingly small of the order 10 to the power minus 16 मीटर। मतलब अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 10 to the power minus 14 से लेके 10 to the power minus 16 मीटर तक इसकी रेंज होती है। किसकी भाई,
हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये क्या है, ये क्या है, ये न्यूक्लियर लेवल पर आप चले गए। इतनी कम अगर आपको रेंज दिख रही है, इतनी कम आपको दिख रही है, तो आप ये न्यूक्लियर लेवल पे चले गए, बहुत छोटे लेवल पर देख रहे हो। तो आपको यहां पर बताया ही है, न्यूक्लियर प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलता है, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, रेयर होता है, ठीक है ना, रेयर फिनोमिना में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बचा है, हम उसको पढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बात करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरफ, ठीक है। यह है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम में ही स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। चलिए, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने पढ़ा होगा कि आप जो एटम लाते हो, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के आप कहां रखते हो, न्यूक्लियस के अंदर रखते हो। किसके अंदर रखते हो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप बांध कर रखते हो न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब आप मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन साथ में है, अगर मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन साथ में है, ठीक है ना, तो भाई वो तो क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, नहीं होंगे, रिपल्शन होगा दोनों के बीच में, नहीं कि धक्का मुक्की करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा करामात की है, कुछ ऐसा फोर्स जनरेट किया है कि भाई हमेशा ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन जो हमेशा रिपल्सिव होने चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, वो पता नहीं भगवान ने ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां से क्रिएट किया कि वो हमेशा क्या रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए रहते हैं। किसकी वजह से, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अच्छा सर, ठीक है सर। तो सर ये तो फिर नेचर में सच में बहुत ज्यादा होता होगा, क्योंकि अगर दो चीजें रिपल्सिव नेचर की हैं, दो चीजें एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं, लेकिन आप फिर भी उनको बांध के एक साथ रख ले रहे हो, तो ये तो बड़ी बात है। इसके लिए तो आपको बहुत स्ट्रांग फोर्स चाहिए। तो मैंने वही आपको बताया कि हाँ, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत 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 ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होता है, और कल मैंने इसको न्यूरॉन न्यूरॉन बोल दिया था, फिर मैंने उसके लिए बोला था कि न्यूरॉन नहीं, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी लगता है बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी बीच में लगता है ना। और ये भेदभाव नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता कि भाई ये सेम सेम है तो इनके बीच में ज्यादा फोर्स लग जाए, ये सेम सेम है तो इनके बीच में ज्यादा लग जाए, ये अपोजिट है तो इनके में कम लग जाए, ऐसा नहीं होता। ये क्या है भाई, ये सबके साथ इक्वली बिहेव करता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता। कभी भी ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई कौन सा पार्टिकल कैसा चार्ज है। जैसा भी पार्टिकल हो, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वो सब पर क्या होगा, एक जैसा ही लगने वाला है, ठीक है। चलिए पॉइंट आपको भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। अब आप खुद सोचो ना यार, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बैठा है और एक प्रोटॉन बैठा है, एक और प्रोटॉन बैठा है, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही होंगे। लेकिन एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ बैठना नहीं चाहता साथ में, क्योंकि दूसरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं। तो भाई ऐसे में जब एक चीज दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहेगी, एक पार्टिकल दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेगा, तो आप जो अपना न्यूक्लियस स्टेबल बताते आए हो वो कभी स्टेबल नहीं बता पाओगे। तो अगर उसको स्टेबल बताना है, उसको स्टेबल बनाना है, तो उनको पहले दोनों पार्टिकल को रजामंदी से मांडवली करा के बोलना पड़ेगा कि भाई साथ में रहना है तुमको, ठीक है ना। और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, दोनों को गर्दन पकड़ के दोनों को बोलना पड़ेगा चलो साथ में रहो, या ऐसे दो झापड़ मार के उनको बोलना पड़ेगा चलो गले मिलो, है ना। तो आप ये जो फोर्स लेकर आते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये मारता है झापड़ दोनों प्रोटॉन को और बोलता है चलो गले मिलो, मांडवली करो, समझौता करो और साथ रहो, ठीक है ना। मतलब फोर्सफुली दोनों को साथ रखता है और हमारे न्यूक्लियस को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है, ठीक है। अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। ऑब्वियस ही बात है, कभी भी वो स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमेशा रिपल्शन होता है किसके बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है
वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। मैंने आपको बताया था ये भेदभाव नहीं करेगा, ये कभी भी भेदभाव नहीं करेगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कम लग जाए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कम लग जाए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ज्यादा लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी भी चार्ज के साथ भेदभाव नहीं करेगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इक्वल फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर चार्ज इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के लिए ही क्या होगा, बराबर है, इंडिपेंडेंट है ना। जब चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो चाहे प्रोटॉन ले आओ चाहे न्यूट्रॉन ले आओ, सब पर क्या होगा, सेम ही होगा। चलिए, है ना, जैसे मेरे घर वाले हैं, गलती हो ना हो मारेंगे जरूर, गलती हो ना हो मार जरूर पड़ेगी, भेदभाव नहीं करेंगे, पड़ेगी तुमको ही मार मुझे ही मार, है ना, घर वाले होते हैं जैसे, वैसे ही है भाई। कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखकर भेदभाव नहीं होगा, चार्ज हमेशा, फोर्स हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट है। वेरी गुड। इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डायमेंशन 10 to the power -15 मीटर, यानी कि इसकी भी जो रेंज है वो 10 to the power -14 मीटर टू 10 to the power -15 मीटर की रेंज ही होती है। ठीक है ना, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में लगता है, बहुत छोटी रेंज में लगता है लेकिन बहुत तेज होता है। ठीक है ना, छोटी रेंज में लगता है लेकिन बहुत ज्यादा तेज फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक, नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, भगवान ने इस फोर्स को बनाया ही इसलिए है कि भाई आपको न्यूक्लियस को स्टेबल बनाकर रखना है। न्यूक्लियस के अंदर जो लड़ाई मच रही है, भागना चाह रहा है एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से, उसको जाके रोको, उस पर एक दादागिरी जमाओ, उस पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनाओ जो उनको आपस में बांध के रखे और न्यूक्लियस को हमेशा क्या बनाए, स्टेबल बनाए। क्लियर बात? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, recent developments has however indicated that protons and neutrons are composed of still more elementary constituents called quarks। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई recent development है और recent development में ये बोला गया है कि आपके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो किससे बनाए गए हैं, एक एलिमेंट्री कंपोनेंट होता है क्वार्क्स, उससे बनाए गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पॉइंट के बारे में आप जानना नहीं भी चाहोगे तो चलेगा। जब हम कभी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो मैं आपको क्वार्क्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हमने अपने चैप्टर को जस्ट स्टार्ट किया है, हमको इसका कुछ काम है नहीं आगे, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा वीक फोर्स कौन, सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स कौन, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स है। ठीक, उसके बाद सर, उसके बाद होगा सर वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल सही बोला। उसके बाद होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। याद करो, ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि पहले सबसे छोटा, सबसे खोटा फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके ऊपर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से, इन चारों में से लॉन्ग रेंज फोर्स कौन कौन से हैं? तो सर एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज के बीच में लगता है, वो लॉन्ग रेंज है, और एक सर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो चार्ज के बीच में लगता है, वो लॉन्ग रेंज है। ये चार्ज बोल रहा हूं, वो मास के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी क्या है? लॉन्ग रेंज है। ठीक है, लेकिन सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होता है। वो क्या होता है? नेचर में अट्रैक्टिव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है सर, और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या शॉर्ट रेंज के हैं? हाँ बिल्कुल शॉर्ट रेंज के हैं सर। 10 to the power -14 मीटर से लेकर 10 to the power -15 या -16 मीटर तक लगते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज के फोर्सेज हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया है अपने फंडामेंटल फोर्सेस को, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की। ठीक है, तो चलिए आप इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, फोर्सेस जान लिए हैं। फोर्सेस को हमने देखो बहुत डीप में नहीं जाना है, एकदम बात की है उसके बारे में, है ना, बात की है उसके बारे में। जैसे होता है ना, अभी आप बड़े हो, अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, 11th में हो, 12th में हो,
धीरे से कॉलेज में आओगे, कॉलेज के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आओगे, तो देखो ऐसा होता है, ऐसे शर्मा जी का लड़का है, शर्मा जी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, थर्ड ईयर में है और एकदम ब्राइट स्टूडेंट है। तो शर्मा जी के लड़के के बारे में बातें होने लगेंगी फैमिली में कि वो शर्मा जी का लड़का है और वो है वर्मा जी की लड़की, है ना। ये शर्मा जी का लड़का अच्छा रहेगा, आगे जाके बड़ा होगा, अच्छा पढ़ लिख रहा है, अच्छा कुछ बन जाएगा, तो वर्मा जी की लड़की है, हमने देख रखी है, उनसे हम क्या कर देंगे, इनकी शादी कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया, जाना नहीं है शर्मा जी के लड़के को, अभी हमने सिर्फ इतना पता किया है कि शर्मा जी का लड़का है और ऐसा कोई लड़का एग्जिस्ट करता है ना, जिसकी हम शादी वर्मा जी के लड़की से करवा सकते हैं। क्लियर बात है। वैसे ही इनने फोर्स को हमने अभी देखा है कि एग्जिस्ट करते हैं, इतने डीप में जाके हमने इसके बारे में बात नहीं की है। जैसे जैसे इनका एग्जिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा, हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो चुका है, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो चुका है। आइए देखिए, एक छोटी सी टेबल है, आपकी एनसीईआरटी की ही टेबल है ना। उसी टेबल को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑल ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे, उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई है, इसके बारे में आपसे बात करता हूं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है सर, ये हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, वीक न्यूक्लियर, देखो ग्रेविटेशनल के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज होती है इसकी, सब न्यूक्लियर लेवल पे लगता है। देखो आप कौन सी रेंज है, 10⁻⁻16 मीटर, 10⁻⁻16 मीटर अप्रॉक्स, है ना। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात की थी। आगे बढ़ते हैं। कहां लगता है भाई, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिनो एकदम चार्ज भी नहीं होता है, दिखता भी नहीं है, अजीब सा पार्टिकल होता है, बीटा डिके में देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज क्या है भाई, इनफाइनाइट रेंज है। रेंज कैसी है, इनफाइनाइट रेंज है। लगता कहां है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। कहां लगता है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ठीक, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो भाई उसकी रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज है। न्यूक्लियर साइज की रेंज है 10⁻⁻15 मीटर तक की। और कहां लगता है, न्यूक्लियॉन्स, हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है ना, हमारे न्यूक्लियस लेवल पे लगता है। न्यूक्लियस के अंदर जाके जो ये प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बीच में लगता है। भगवान का भेजा नेक बंदा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना। अच्छा, जरा आइए इनके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखो इन चारों फोर्सेस में से हमने ना किसी को आइडियल बना दिया, डेटम बना दिया, इससे रेफरेंस बना दिया हमने कि इसी से कंपेयर करेंगे। तो हमने देख लिया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था वो हमारा डेटम बन गया, वो हमारा आइडियल बन गया कि जो भी कंपैरिजन होगा वो इस 1 से होगा। ठीक है, क्लियर बात है। हाँ, तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को आप रेफरेंस मान रहे हो, अपना स्टैंडर्ड मान रहे हो, तो आपने उसको 1 नंबर बोल दिया। 1 नंबर, कोई भी चीज क्या है, 1 नंबर है। कोई भी लड़का कैसे 1 नंबर है, सर कैसे 1 नंबर सर है ना। ठीक, तो हमने क्या किया भाई, जिसको हम अच्छा मान रहे हैं उसको 1 नंबर बोल दिया। ठीक, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, स्ट्रॉन्गर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, वीकर है। कितना वीकर है कि अगर ये 1 है तो ये 10⁻⁻2 है। क्या है ये, 10⁻⁻2 है। 1/100 है, 10⁻⁻2 क्या है, 1/100 है। अगर ये 1 है तो ये 1 का 100वां हिस्सा है, 1/100 है। ठीक है ना, ओके सर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/100 है, आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना है, 10⁻⁻13 है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 1/10⁻13 है। ठीक है ना, बहुत कम है। अगर ये 1 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 1/10⁻39 है। मतलब ये और ज्यादा क्या है, वीक है। तो ये देखो रेंज के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। अब आप आराम से बता सकते हो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छी टेबल है, इसलिए ये मैं आपकी नजरों के सामने बिल्कुल लेकर आ गया हूं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको निहार लीजिए अपनी आंखों से। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई और क्या देखना है हमको। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अरे ये तो जनरल डिस्कशन हो गया, कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है।
या क्या रिलेशन है, अंतर वाली बात नहीं है, क्या रिलेशन है। देखो जो सोसाइटी है ना, जो हमारी सोसाइटी है वो पूरी की पूरी सोसाइटी किस पे चल रही है, एक तो फिजिक्स से चल रही है, अब और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम अपने आप को बड़ा थोड़ा सा तो बताएंगे ना यार। लेकिन नहीं सर, फिजिक्स आपने बोला है, फिजिक्स इज नेचर, ठीक। पूरी जो सोसाइटी है वो किसके इर्द गिर्द बसी हुई है, एक तो फिजिक्स और एक टेक्नोलॉजी। सोसाइटी को टेक्नोलॉजी की भी नीड है, सोसाइटी को फिजिक्स की भी नीड है, हाँ कि ना। और मैं आपको ये बता दूं कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी से फायदा किसको होता है, सबसे ज्यादा सोसाइटी को ही होता है। सोसाइटी के हित में ही ये सारी चीजें सोची जाती है। अगर आप आज घर से बैठे बैठे पेमेंट कर पा रहे हो तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे काम किसका कम हुआ, सोसाइटी का काम हुआ, कम हुआ। प्रेशर किसका कम हुआ, सोसाइटी का प्रेशर कम हुआ। आज पहले हम जाते थे बिजली का बिल लाइन में लग के जमा करते थे, मैंने जमा किया है, लाइन में लग लग के, इतनी लंबी लाइन होती थी, हम लाइन में लगे रहते थे और बिजली का बिल जमा करते थे। आज वो इतनी आसान सुविधा हो गई है। जब पहले लाइन में लग के जब आप बिजली का बिल जमा करते थे पहले, उसके बाद पता है क्या हुआ था, एक छोटी सी मशीन आ गई थी। तो जो काम आदमी पहले किया करता था उस आदमी को वहां से हटाया गया, मतलब वो था लेकिन वो ऑफिस में बैठता था, उसको कैबिन मिल गया। लेकिन अब हमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी, अब वो मशीन थी, आप मशीन में पैसे डालो, अपने घर का नंबर, वो जो भी है बिल नंबर डालो, वो पैसे जमा हो जाते थे। लेकिन तब भी आपको जाना पड़ रहा था, तब भी आपको क्या करना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा था। तो और आपकी मेहनत को कम किया गया और सोसाइटी की मेहनत को कम किया गया और बोला गया कि भाई आप जाने की भी जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ अपना बिल नंबर डालो और ये करो भाई, पेटीएम से क्या कर दो, रिचार्ज वो कर दो, अपना रिचार्ज कर दो, बिल भर दो, रिचार्ज कर दो। रिचार्ज जा जाके आप रजिस्टर में नंबर लिखते थे, रिचार्ज करते थे, वो सारी चीजें कहां चली गई, खत्म हो गई। अब आप घर बैठे रिचार्ज करते हो, क्लियर है कि नहीं। पैसे पहले कैश एक दूसरे को देते थे, एटीएम से निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन आज हम घर बैठे बैठे एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है और टेक्नोलॉजी की मदद, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने से किसकी मदद हुई है, सोसाइटी की मदद हुई। तो अगर आप फिजिक्स का यूज करोगे, अगर आप फिजिक्स का यूज करोगे टेक्नोलॉजी को बनाने में, नई टेक्नोलॉजी को बनाने में, अगर आप फिजिक्स का यूज करोगे नई टेक्नोलॉजी को बनाने में, तो टेक्नोलॉजी किसकी मदद करेगी, अल्टीमेटली सोसाइटी की ही मदद करेगी, ठीक। क्या सर हमेशा फिजिक्स से ही नई टेक्नोलॉजी निकल कर आती है, क्या सर हमेशा फिजिक्स से ही नई टेक्नोलॉजी निकल कर आती है, तो देखो वाइस वर्सा चीज है, समझना मेरी बात को। फिजिक्स से आपको क्या मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है ना, और वाइस वर्सा है ये प्रोसेस। और अगर आपको टेक्नोलॉजी की नीड है, कोई नई टेक्नोलॉजी की आपको नीड है, तो आप वापस किसके पास जाते हो, फिजिक्स के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि हमको इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बताओ आपके पास इससे जुड़ा फिजिक्स में कुछ है या नहीं है, ठीक। जैसे कि दोनों की हम बात करेंगे। जब फिजिक्स टेक्नोलॉजी बनाती है, जरा उस बारे में बात करते हैं। जब फिजिक्स टेक्नोलॉजी बनाएगी उस बारे में जरा बात करते हैं। ये है भाई आपकी, अरे पूरा क्यों मिट गया भाई, ये जब फिजिक्स आपकी टेक्नोलॉजी बनाएगी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे। क्या होगा, देखो फिजिक्स आपकी टेक्नोलॉजी कैसे बनाएगी। मान लीजिए जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा अभी हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म को मिला देते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाता है। तो हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को पढ़ा फिजिक्स में, तो हमको पता चला कि भाई वायरलेस कम्युनिकेशन जैसी चीज बनाई जा सकती है। ये जो आप वायरलेस कम्युनिकेशन आज के दिन कर पा रहे हो, ये किसका नतीजा है, ये नतीजा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो भाई हमको टेक्नोलॉजी दी वायरलेस कम्युनिकेशन, किसने दी, वायरलेस कम्युनिकेशन जो आपको टेक्नोलॉजी मिली, वायरलेस कम्युनिकेशन जो आपको टेक्नोलॉजी मिली, ये किससे मिली, फिजिक्स से मिली। किससे मिली, फिजिक्स से मिली, क्लियर। अगर हम बात करें उल्टे के बारे में, यानी कि आपको अब टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और आप किसके पास गए, फिजिक्स के पास गए। आपको जरूरत है, मान लो अब मैं उल्टा बता रहा हूं, अब आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है नई, तो आप किसके पास जा रहे हो, किसके दर पर जा रहे हो, आप जा रहे हो फिजिक्स के दर पर, है ना। तो
तो अब हमको मान लो टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, हमको कंप्यूटर बनाना था, हमको टीवी बनानी थी, हमको ये सारी चीजें बनानी थी। तो हमने बोला भाई ये हमारी जरूरत है, तो चलो फिजिक्स के पास चलते हैं और पूछते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हम अपनी जरूरत बताते हैं। सोसाइटी बोलती है भाई हमको इसकी जरूरत है, हमको बहुत परेशानी हो रही है। हम पहले लैंडलाइन से बात करते थे, हमको घुमाना पड़ता था गोल 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 गोल, तो सोसाइटी परेशान थी उस चीज से। तो सोसाइटी ने बताया भाई टेक्नोलॉजी हमको अपग्रेडेड चाहिए, तो टेक्नोलॉजी जाती है फिजिक्स के पास, वो बोलती है नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो आप फिजिक्स को खंगालो, नए कंसेप्ट देखो और इधर उधर से लाओ, और उन कंसेप्ट से जो सोसाइटी को जरूरत है वो वाली टेक्नोलॉजी लेकर आओ। आई मेरी बात समझ में? तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एकदम कोरिलेटेड है। फिजिक्स से नई टेक्नोलॉजी बनती है, और अगर नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो उससे भी फिजिक्स के नए कंसेप्ट को पढ़ा जाता है। क्लियर बात है कि नहीं? अब जैसे बात कर लो, कोरोना है, कोरोना आज से पहले तो पता नहीं था कि कोरोना आएगा और कोरोना से ऐसा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोरोना आ गया, है ना, एक्ट ऑफ गॉड हो गया ये। लेकिन अब भाई इससे आपको रिसर्च में तो आना पड़ेगा ना। आपने बोला बड़े बड़े रिसर्चर्स को, बड़े बड़े साइंटिस्ट को कि भाई पता करो कि इसकी वैक्सीन कैसे बनेगी। तो ऐसा तो नहीं है रिसर्चर्स बोल देंगे नहीं इसकी वैक्सीन तो नहीं बन सकती, क्योंकि इसके बारे में पहले रिसर्च कभी हुई नहीं है। लेकिन भाई अब आ गई, अब कोरोना आ गया, तो अब क्या करो, अब रिसर्च इस तरीके से करो और ज्यादा पढ़ो कि आप वैक्सीन बना पाओ। वैसे ही जब टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अब तो है ही टेक्नोलॉजी की जरूरत, अब हो ही नहीं सकता बिना टेक्नोलॉजी के काम, तो फिजिक्स को खंगालो और देखो और नए कंसेप्ट निकालो, और फिजिक्स से, नई फिजिक्स से आप हमको इस टेक्नोलॉजी को लाकर दो। तो ऐसे ही हुआ कि हमने जब कंप्यूटर की जरूरत हमको पड़ी, टेक्नोलॉजी ने बोला कि अब आपको कंप्यूटर की जरूरत है, एलसीडी की जरूरत है ना, इन सारी चीजों की जरूरत है, तो हमने फिजिक्स के पास गए और फिजिक्स ने बोला यार एक मिनट, हमारे पास ना एक कंसेप्ट है, हमारे पास एक कंसेप्ट है सेमीकंडक्टर्स का, हमारे पास एक कंसेप्ट है सेमीकंडक्टर्स का, यानी कि सिलिकॉन चिप्स का। किसका? सिलिकॉन चिप्स का। और अगर आप इस सिलिकॉन चिप्स का यूज कर लो, थोड़ा सा इसके बारे में सोच लो, इसके ऊपर रिसर्च करो, तो हो सकता है आपको इसकी मदद से क्या मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए। तो हमने बोला ठीक है, हमने आगे स्टडी करना चालू किया, किसको? सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन चिप को। और सीरियसली एक्चुअली हमको क्या मिलने लग गए, कंप्यूटर बनाने की एक सोच मिलने लग गई कि अच्छा ऐसे बनेगा हमारा कंप्यूटर, ऐसे बनेगी हमारी टीवी, ऐसे बनेगा हमारा लैपटॉप। तो दोनों ही कोरिलेटेड है। अगर फिजिक्स है तो वो भी नई टेक्नोलॉजी बना सकती है, और अगर नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो भी फिजिक्स के नए कंसेप्ट बाहर निकलकर आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो इसको आप नोट डाउन करने वाली तो कोई बात है नहीं इसमें, इसको मैं करता हूं क्लियर, क्योंकि ये जनरल डिस्कशन था, इसमें नोट डाउन करने वाली कोई भी बात नहीं है। मैंने आपसे जनरल बात की, आप भी किसी और से जनरल बात करोगे, तो ये सारी चीजें आप आपस में डिस्कस कर सकते थे, वही डिस्कशन मैंने आज आपके साथ किया। देखिए अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ फिजिक्स की, कि फिजिक्स कहां से कहां तक लग रही है, तो जरा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो कितनी गहरी बात मैं आपसे करने वाला हूं, आप खुद सोचना, अगर आप 2 सेकंड के लिए अपने दिमाग में बोझ डाल के सोचो इस बात को कि फिजिक्स देखो कहां से चालू होता है, कहां तक जाता है। अगर मैं बात करूं मास की, है ना, हमारा जो फिजिक्स है वो डील करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको भी। इस लेवल से न्यूक्लियर फिजिक्स से उठकर वो जाता है कहां तक जाता है, वो जाता है यूनिवर्स तक, वो जाता है गैलेक्सीज तक, जाता है कि नहीं जाता? तो आप ये सोचो कि न्यूक्लियर लेवल से उठकर वो पूरी गैलेक्सीज तक लग रहा है। तो मैं अगर आपको मैथमेटिकल टर्म्स रेंज ऑफ मास की अगर हम बात करें कि कितने मास से लेकर फिजिक्स लगना चालू होती है और कितने मास तक जाती है और फिजिक्स लगती रहती है, तो आप देखो रेंज ऑफ मास जो है वो है भाई 10 टू द पावर माइनस 30 केजी से लेकर ये जाती है भाई 10 टू द पावर 55 केजी तक। अच्छा सर, ये 10 टू द पावर माइनस 30 केजी जो आपने लिखा है ये है किसका मास? तो भाई ये जो मास है आप पढ़ोगे जाके कि दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, और ये क्या है सर? ये जो मास है इसको बोला जाता है कि अगर हम यूनिवर्स को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं, एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करो तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास अगर आप कंसीडर करो तो वो इतना होगा, दिस इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दिस इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, है ना। जो आप यूनिवर्स ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो क्या है?
वो क्या है आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो या जो साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसका मास कितना है 10⁻55 kg तक। तो यहां से यहां तक है रेंज किसकी, फिजिक्स की। यहां से यहां तक किसकी रेंज है, फिजिक्स की रेंज है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लेंथ वाइज बात करें भाई, अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो फिजिक्स की जरा देख ले रेंज कहां तक है। देखो रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ भाई, ये जो रेंज ऑफ लेंथ है ये है 10⁻⁻40 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर तक। कहां तक, 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर तक हमारी फिजिक्स की रेंज है लेंथ वाइज। मतलब अगर हम बात करें ये रेंज क्या है, अगर हमने अभी देखा था यार, अभी हमने देखा वीक न्यूक्लियर फोर्स को देखा, हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को देखा और हमने देखा वो फोर्स कहां तक लग रहा है, उसकी रेंज क्या है। तो 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻16 मीटर तक वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे। ये बात आपको समझ में आई, हाँ बिल्कुल समझ में आई। तो देखिए ये जो रेंज ऑफ फिजिक्स है देखो कितनी बड़ी है, हम कहां से कहां तक अपनी फिजिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रेंज आप देखते हो जो न्यूक्लियर लेवल पर जाते हो आप, न्यूक्लियर लेवल पर जब आप डिस्कस करते हो चीजों को वहां भी फिजिक्स लगती है। और ये क्या है, जब आप अपनी चीजों को गैलेक्सी लेवल तक लेकर जाते हो, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स को डिस्कस करते हो, आप जाते हो अपने यूनिवर्स गैलेक्सीज की बात करते हो, उस रेंज में भी फिजिक्स आपकी लग रही होती है। तो ये वो चीज है, आई मेरी बात समझ में। यहां इस रेंज में आप पहुंच जाते हो, कहां पहुंच जाते हो, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में आप गैलेक्सीज की बातें करने लग जाते हो, ठीक है ना। तो फिजिक्स वहां जाके भी खत्म नहीं होती, आपका पीछा नहीं छोड़ती है, इतनी 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 गहरी है आपकी फिजिक्स। क्लियर बात है, पक्की बात 100%। अब देखो अगर मैं इसी रेंज ऑफ लेंथ को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो आपको टाइम स्केल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइम स्केल मिल जाएगा। अभी अपने आप दिमाग में आप टेंशन मत लो, मैं आपको टाइम स्केल पर भी बता देता हूं कि हमारा फिजिक्स किस रेंज से किस रेंज तक जाता है। तो देखिए टाइम स्केल बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं, टाइम स्केल बता रहा हूं। चलिए तो रेंज ऑफ टाइम देख लेते हैं हम, रेंज ऑफ टाइम स्केल्स। अब आप बोलोगे सर ये जो चीजें आपने बताई ये एग्जाम में तो नहीं आ जाएगी। नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ डिस्कशन वाला पॉइंट है, वो मैं आपसे कर रहा हूं कि रेंज ऑफ टाइम स्केल जो है वो है भाई 10⁻⁻22 सेकेंड से लेके 10⁻18 सेकेंड तक। इस रेंज में भी आप क्या कर रहे हो, फिजिक्स को बहुत ही बेहतर तरीके से लगा रहे हो और उसको स्टडी कर रहे हो, करते आए हो। तो आप खुद देखो कि फिजिक्स छोटी मोटी चीज नहीं है, और अगर छोटी मोटी चीज है तो वो छोटी से लेकर बड़ी चीज तक भी लग रही है। क्लियर है, दिस इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट, जो हमने बात की थी ना स्कोप की, एक्साइटमेंट की, दिस इज दिस एक्साइटमेंट। एक्चुअली कितना एक्साइटिंग होता है ये चीज जानना कि आप इस लेवल से इस लेवल तक फिजिक्स को लगा रहे हो, कितना एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक बार ना बस फिजिक्स को ना प्यार से पढ़ के देखो, बिना हड़बड़ी के, बिना इस सोच के पढ़ के देखो कि सर यार ये पढ़ के तो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो मुझे बहुत डर लगता है मुझे न्यूमेरिकल से, वो बिना उस सोच को छोड़ दो। सिर्फ एक बार लेक्चर को इस तरीके से देखो कि अच्छा ये एक कंसेप्ट है, अच्छा ये एक कंसेप्ट है। जब न्यूमेरिकल को सॉल्व होते हुए देखो तो आप ये समझो कि अच्छा ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में ऐसे लगा है। कोई भी भाग दौड़ में फर्स्ट आने की जरूरत अभी नहीं है आपको। अभी जब कोई इंसान सीखता है ना, तो जो इंसान सीखने में रेस लगा दे कि मैं फर्स्ट आऊंगा सीखने में, वो बहुत गलत तरीके से गलत अप्रोच डेवलप कर रहा है सीखने की प्रोसेस में। अभी आप सिर्फ और सिर्फ सीखें, बिल्कुल रेस न लगाएं, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, आराम से पढ़ें। जैसे ऐसे कंसेप्ट अच्छे होते जाएंगे आपकी स्पीड अपने आप बनती जाएगी। हाँ, दिमाग में ये बात जरूर रखें कि स्पीड मेंटेन आपको करनी है, आपको आगे जाके स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी कोई जल्दी मत करिए, कंसेप्ट आराम से सीखिए। क्लियर है, चलिए भाई। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट खत्म, पहला लेक्चर खत्म, पहला चैप्टर खत्म। टू बी प्रिसाइज, अगर आपसे मैं बोलूं लेक्चर नहीं, पहला चैप्टर खत्म। इस लेक्चर में हम खत्म करते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड को। हमने फिजिकल वर्ल्ड को एक प्रॉपर तरीके से देखा है, इनिशिएट किया है हम अपनी फिजिक्स को पहले चैप्टर से। अब आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डीप में और जानेंगे कि कितना गहरा है समंदर हमारे फिजिक्स का। ठीक है, तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।